बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां नक्सलवाद को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है और उधर बस्तर के पहुरनार गांव में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया है। तो इधर कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक आरएसएस को बता डाला है। आज चर्चा में इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे कि छत्तीसगढ़ कब होगा नक्सलवाद के दंश से मुक्त। छत्तीसगढ़ में क्या है गणतंत्र के गढ़ की पहली चुनौती, देश के गणतंत्र होने का बस्तर वासियों को कितना लाभ मिला, और छत्तीसगढ़ में आज भी चल रहा है नक्सलियों का समानांतर शासन। अबूझमाड़ जैसे इलाकों में आज भी सिस्टम की पहुंच क्यों नहीं है। कई मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर हैं। उधर गणतंत्र दिवस से ठीक पहले बस्तर के पहुरनार गांव में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। नक्सलियों की माद में झंडारोहण के लिए जवानों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन साथ ही ये वाकया शासन तंत्र पर भी सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि पहुरनार छत्तीसगढ़ का कोई पहला गांव नहीं जहां आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया हो, बल्कि इससे पहले भी 15 अगस्त 2016 सुकमा के गोमपाड़ में पहली बार तिरंगा फहराया गया। 15 अगस्त 2018 कांकेर के महिला गांव में पहली बार तिरंगा फहरा। 15 अगस्त 2019 सुकमा के कशालपाड़ में पहली बार तिरंगा फहराया गया। तो उधर 26 जनवरी 2020 को दंतेवाड़ा के अरनपुर गांव में पहली बार झंडारोहण हुआ। 15 अगस्त 2020 दंतेवाड़ा के मरजुम गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया। बस्तर के इंद्रावती इलाके में आज भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ छिपकर तिरंगा फहराया जाता है। कई इलाकों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस आज भी नहीं मनाया जाता। ये उदाहरण बताने के लिए काफी है कि देश के स्वतंत्र और गणतंत्र होने का अर्थ आखिर छत्तीसगढ़ के इन लोगों के लिए क्या है। लेकिन जिस नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के लिए सत्ता और विपक्ष में बैठे लोगों को एक मंच पर आना चाहिए, वो आपस में ही एक दूसरे को कोसने में व्यस्त है। अब कांग्रेस सांसद दीपक बैज का जरा ये बयान सुनिए। आरएसएस ऐसा शाखा है जो माओवादी से सबसे ज़्यादा खतरनाक एक आरएसएस है। तो कहीं न कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर वहाँ के आदिवासियों को बरगला रहे हैं और सड़क पुल का विरोध कर रहे हैं। वो सफल नहीं होंगे। विकास चाहे सड़क पुल हो, विकसित होकर रहेगा गाँव और अंतिम गाँव तक हम विकसित करेंगे। उधर दीपक बैज ने आरएसएस को नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक बताया, तो सीएम ने भी परोक्ष रूप से बैज का समर्थन कर दिया। अब मुझे ये पता नहीं कि वो किस संदर्भ में बात कही है, लेकिन इनके जो समर्थक हैं वो पैर छू के गोली मार लेते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कैसे किए थे? पहले पैर छुए, उसके बाद उसको सीने में गोली उतारी। तो यदि उसकी संदर्भ में कह रहे हैं तो निश्चित रूप से खतरनाक है। झूठ किस प्रकार से फैलाते हैं। उधर जब सीएम भूपेश का बयान आया तो पूर्व सीएम रमन सिंह भी इस पर पलटवार करना नहीं भूले। कांग्रेस जिस प्रकार पूरे देश में सिकुड़ के समाप्ति की ओर हो रहा है, ये ऐसे भूपेश जैसे और उनके सांसदों की विचारधारा है। इनकी छोटी मानसिकता है जो राष्ट्र को नहीं समझते, भक्ति को नहीं समझते और ऐसी ऊंची और गंदी बातें करते हैं। इतना ही नहीं, झीरम कांड के लिए दीपक बैज का रमन सिंह को दोषी ठहराना भी बीजेपी को नागवार गुजरा। अब खुरमुड़ा की जो घटना है, 4 लोगों की हत्या हुई है, हम क्या किसी पे आरोप लगा दें? या 5 लोगों ने सुसाइड किया तो क्या हम किसी पे आरोप लगा दें? तो ये बचकानी बातें हैं, ये नहीं करनी चाहिए। नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस के सांसद दीपक बैज के बयानों को मान ले तो इसका अर्थ शायद यही निकलता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से नहीं आरएसएस से लड़ने की जरूरत है। अब कहने की आवश्यकता नहीं कि जहां सिस्टम पर बैठे लोगों की सोच ही ऐसी होगी, वहां नक्सलवाद का खात्मा आखिर कैसे होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। बस्तर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो जरूरत यहां पर है नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं ना कि मुद्दों को छोड़कर हम सब हर जगह हर क्षेत्र के मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन जो खास मुद्दे होते हैं आम लोगों की जरूरतों से जुड़े हुए, उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं और ये चलता आया है, एक रिवायत सी बन गई है यहाँ पर। चलिए कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आपका तारुफ कराते हैं, फिर चर्चा करेंगे। जयंत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ फिलहाल इस वक्त रजनीश सिंह जी बीजेपी विधायक जुड़े हुए हैं, और बाकी और भी मेहमान हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रजनीश सिंह जी,
आपने सुना बयान, तो आप सुन ही रहे होंगे लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इस वक्त बयानों की बौछार सी चली आ रही है, बयानों की होड़ चली आ रही है। ना सत्ता पक्ष शांत रहता है, ना विपक्ष शांत रहता है। अब बात यहां पर करना चाहिए नक्सलवाद के खात्मे की, लेकिन यहां पर आरएसएस को ज्यादा खतरनाक बता दिया गया है। क्यों हो रहा है ये सब, आपको क्या लगता है? देखिए हिमांशु जी, एक कांग्रेस पार्टी 2 साल से जब सत्ता में आई है, हाँ, तब से इनका जो बौखलाहट है वो समझ में आ रहा है। और इस तरह की जो बयान एक सांसद हैं, विधायक रहे हैं, तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कितने गिरे हुए ओछी मानसिकता के हैं। और ये बिल्कुल ही कमेंट करने लायक नहीं है कि उनके जो बोले हैं ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनकी हताशा दर्शा रही है, इनकी निराशा दर्शा रही है। अच्छा, कि ये कितने बेचारे बन गए हैं। और जब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जनता से बड़े बड़े जो वादे किए हैं, तो अब ऐसी कुछ काम करेंगे, ऐसी कुछ बात बोलेंगे कि जिसमें उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो 2.5 करोड़ लोग हैं वो दिग्भ्रमित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल में किया नहीं, लेकिन कांग्रेस बोल लिया, आप लोगों ने क्या कर लिया? क्षेत्र में दीजिए, रजनीश सिंह जी, बस्तर का सुकमा दंतेवाड़ा, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग भले ही कहें कि कुछ कर नहीं पा रही है सरकार। हिमांशु जी, मैं वही बता रहा हूं। हाँ, बताइए सर। नहीं, मैं उसी में आ रहा हूं हिमांशु जी। मैंने तो बोल दिया कि इनकी बात में कोई प्रतिक्रिया देने लायक नहीं है। ये घटिया सोच के स्तर इनका गिरा हुआ है, तो इसमें कोई बात करने लायक नहीं है कि उसमें कोई टिप्पणी भी करें। दूसरी बात, हमने क्या किया, 2003 तक बस्तर की खाली बात कर लीजिए, क्या थे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के साधन, कितने पुल पुलिया थे, शिक्षा के क्या साधन थे, स्वास्थ्य के क्या साधन थे, इसको देख लीजिए। आज बस्तर एजुकेशन हब है, जगह जगह, चाहे सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, बस्तर हो, अंदर अंदर गांव तक रोड पुलिया। और वहां से आईएएस निकल रहे हैं, वहां से डॉक्टर निकल रहे हैं, वहां से एनआईटी के, आईआईटी के छात्र निकल रहे हैं बड़ी नहीं, संख्या लेकिन में। इन क्षेत्रों में आज भी ग्रामीणों की, निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती है। आंकड़ा देखिए, आज भी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है, आज भी जगह जगह आईडी प्लांट किए जाते हैं। ये सारी चीज तो अभी भी हो रही है, स्पाइक्स भी लगाए जा रहे हैं। मैं उसी को बता रहा हूं हिमांशु जी कि ये जो बात बोल रहे हैं वही हताशा निराशा में बोल रहे हैं कि 2018-19 में जहां माओवादी के जो काउंटर की केस हुए थे लगभग 300, इनके समय में ये 150 आ गए। जो समर्पण केस था 200 से ऊपर था, आज 30 आ गए। और माओवादी तो खुलेआम कह रहे हैं, जो अंदर सिकुड़ गए थे, सिमट गए थे, वो अब बाहर आ गए हैं रोज। अच्छा रजनीश जी, देखिए रजनीश जी, चाहे पुलिस का रजनीश जी, हो सकता है कुछ देर में कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएं। सुनिए ना रजनीश जी, हो सकता है कुछ देर में कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएं, और जब कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ जाएंगे फिर तो आप लोग एक दूसरे पर निशाना ही साधेंगे, फिर मुद्दे की बात तो हो नहीं पाएगी। इसीलिए अभी वो जुड़े नहीं है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि जनता आपसे बहुत उम्मीद करती है। क्या एक इंसान के नाते आपको लगता है, एक आम नागरिक के नाते मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल या सरकार का मकसद रहा है कि इस नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है, या फिर सिर्फ सियासत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? सही बताइएगा प्लीज। नहीं हिमांशु जी, बिल्कुल ईमानदारी से आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषण करते रहे हैं। ये जब से नक्सलवादी की घटनाएं शुरू हुई, नक्सलवाद अर्बन नक्सलवाद के रूप में फैलते फैलते, पांव पसारते पसारते ये एक रेड कॉरिडोर बना लिए। उसके बाद निश्चित रूप से 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने ईमानदारी से प्रयास किया, और जिसका परिणाम रहा है कि बस्तर में विकास दिखता है। आपने 2003 से 2018 को कोट कर दिया क्षेत्रों में, आपने रजनीश सिंह जी 2003 से 2018 कोट कर दिए, लेकिन 2003 से 2018 के बीच कितनी नक्सल वारदातें हुई उनके बारे में जिक्र नहीं किया। कितने हमारे जवान शहीद हो गए उनके बारे में बात नहीं की। कितने हमारे ग्रामीण, बेगुनाह ग्रामीण मारे गए उनके बारे में बात नहीं की। हमेशा अपने कार्यकाल की तारीफ आप अभी कर रहे हैं, भूपेश सरकार अभी करेगी कि हाँ हमने भी बहुत अच्छा काम किया है, देखिए कितने लोग यहाँ पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर निशाना जरूर साधेंगे। हकीकत में इच्छा शक्ति वो नजर नहीं आती कि आप लोग जड़ से उखाड़ के फेंक दें। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर खत्म हो गया ये मुद्दा तो फिर वोट कैसे मिलेगा, राजनीति कैसे होगी? और ये मैं
ठीक है, आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में हैं, तो जरा उनसे भी मैं बात कर लेता हूं। जयंत वर्मा जी, आप बताइए, क्योंकि बहुत लंबा विश्लेषण रहा है। मैंने, चलिए, मुझे अभी 10-12 साल हुए हैं, लेकिन आप तो बहुत सालों से ये सारी चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्यों नक्सलवाद खत्म नहीं हो पाया? क्यों आज भी ये स्थिति बनती है कि 72 साल हो गए, लेकिन उसके बाद अब जाके तिरंगा फहराया जा रहा है कुछ क्षेत्रों में? इससे पहले आज तक कभी बनाया ही नहीं गया ना गणतंत्र दिवस, ना स्वतंत्रता दिवस। देखिए हिमांशु जी, ये नक्सलवाद की बात इतनी सतही हम नहीं कर सकते हैं। ये वैसे तो एक राजनीतिक आंदोलन है। नक्सलवाद ही था जिसने कि 1917 में जो लेनिन का पूरा क्रांति हुआ और सोवियत रूस में माओ त्से तुंग ने पूरा चीन में जो किया, तो ये एक राजनीतिक है। परंतु बस्तर की जो बात है, तो बस्तर में उस राजनीति को ज़मीन पे लाने के लिए नेता लोग वहाँ पहुँचे हैं और उनको वहाँ की जनता का समर्थन मिला है। अब ये देखना है कि जनता का समर्थन उनको क्यों मिलता है। तो वहाँ पे ये गई थी हमारी अरुंधति राय, वो गई थी और उन्होंने कई दिन दंतेवाड़ा में नक्सलियों के बीच रहीं और लौट के आके उन्होंने पुस्तक वो लिखी, जो आर्टिकल वो सारे नेशनल मैगजीन्स में छपे। उनका कहना था कि वहाँ के लोग कह रहे हैं, भाई हमको तो ये नक्सलवाद वगैरह उतना नहीं समझ में आता, पर हमारे जल जंगल जमीन के जो अधिकार हैं वो अधिकार हमको यदि मिल जाते हैं तो हमको कोई मतलब नहीं है, और वो सरकार हमसे छीन रही है और ये नक्सली जो नेता हैं ये हमको बचाते हैं। इस प्रकार का उनका सोच है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, और मैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से मैं ये जानना चाहता हूं, क्या बरगलाया भी जाता है आम लोगों को कि आप देखिए कि सरकार आपके साथ ऐसा कर रही है तो आप इन सारी चीज़ों को छोड़िए, आगे बढ़िए? ये सारी चीज़ें भी होती हैं, और ये कौन होते हैं जो बरगलाते हैं? देखिए, बरगलाना नहीं है इसमें। बेसिकली ये है कि वो नक्सलवादी इन लोगों को जाके बोलते हैं कि हम तुम्हारी सरकारी मशीनरी से रक्षा करेंगे। और बीडी शर्मा ने, जो कलेक्टर हैं, SC/ST कमिश्नर हैं, उन्होंने अपनी जो राष्ट्रपति को आवेदन दिया था उसमें भी इसको विस्तार से वर्णन किया है। तो ये 5वीं अनुसूची के तहत जो पूरे जल जंगल जमीन के अधिकार वहाँ की ग्राम सभाओं को दिए गए, यदि इसको लागू कर दिया जाए तो मुझे लगता है नक्सलवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये पुलिस की समस्या नहीं है, और इसको इस प्रकार से निपटाना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत अच्छी बात आपने कही जयंत वर्मा जी, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिलता रहे ना, तो उनका भी अब तारुफ करा देते हैं। रामनिवास यादव जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड DGP, पहले भी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। और हमारे साथ RP सिंह जी कांग्रेस की तरफ से भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का। RP सिंह साहब, क्यों स्थिति ऐसी हो गई है छत्तीसगढ़ में कि हम सभी लोग दावे तो बहुत करते हैं कि नक्सलवाद जड़ से उखाड़ देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे नक्सलवाद को, विचारधारा ही पूरी तरह से बदल दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन नक्सलवाद कभी खत्म नहीं होता है। हम देख रहे हैं आज भी ऐसी परिस्थितियां हैं कि 72 साल बाद कोई ऐसी जगह है जहां पर तिरंगा फहराया जाता है, अभी तक वहां जा ही नहीं सकते थे आप। देखिए मंशु जी, ये जो परिस्थितियां बनी है इसके लिए तो एक शख्स जिम्मेदार है, वो है डॉक्टर रमन सिंह और उनकी सरकार। दूसरी बात, मैं तिरंगे की चूंकि बात आई है तो थोड़ा सा इतिहास बताते चलो फिर आगे बढ़ूं। इस देश में एक संगठन और भी है जिसका नागपुर में मुख्यालय है, जो आजादी के 52 साल तक अपने मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराता, तो उसे आप क्या कहेंगे? इस देश में एक संगठन ऐसा भी है जिसने अपने मुखपत्र में लिखा था 14 अगस्त 1947 को कि भारत का तिरंगा मनहूस है, इसके रंग शुभ नहीं है, इससे देश का नुकसान होगा। तो ऐसे संगठन भी इस देश में है। अब मैं आता हूं नक्सलवाद पर। ये सच है कि इस राज्य में नक्सलवाद 2003 में हमारी सत्ता जब गई तो हम विरासत में छोड़ के गए थे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ खुले मन से। लेकिन मात्र 3 जिले, बस्तर के 3 जिले नक्सल प्रभावित थे, और 15 साल की सत्ता के बाद जब अमन सिंह यहाँ से विदा हुए तो हमको विरासत में 15 जिले देके गए। तो नक्सलवाद से उनकी लड़ाई कितनी बड़ी थी ये आंकड़े बताते, और आंकड़े मेरे नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के हैं। रमन सिंह का कैमरे के सामने दिया गया बयान है कि नक्सली छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत है, वो सामने आ जाए हम गले लगा लेंगे। तो ये प्यार क्या कहलाता है? और नक्सली अगर सपूत है तो बस्तर की जनता कपूत है, या सुरक्षा बल के बहादुर जवान जो घर परिवार छोड़कर उनसे लड़ रहे हैं वो आपकी निगाह में कपूत है। बात यही रुक जाती तो भी ठीक थी।
उनके पुत्र जो कि राजनांदगांव से उस समय सांसद थे, उन्होंने नक्सलियों को शहीद का दर्जा दिया था। तो पिता पुत्र का इतना प्यार था। और एक जो झूठी बात भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से बार बार सुनता हूं, अभी रजनीश भी कह रहे थे, नक्सली कहते हमारी सरकार आ गई। इतना बड़ा मीडिया, जागरूक मीडिया, आपने सुना कभी? हमने नहीं सुना, प्रदेश की जनता ने सुना, इन्हीं लोगों ने सुना, क्योंकि इनकी उनसे मुलाकातें होती हैं। मैं एक दो नहीं, 1 दर्जन घटनाएं गिना दूंगा। हमारी सरकार आने के बाद आरपी सिंह साहब, जब आपको पता है कि इनकी मुलाकातें होती हैं, आप लोगों के पास सबूत भी हैं, सारी चीज भी हैं, तो सलाखों के पीछे डालिए ना इन सबको। डाल रहे हैं साहब, शुरू कर दिया हिमांशु जी, हमने शुरू कर दिया है। दंतेवाड़ा में इनका जिला उपाध्यक्ष नक्सलियों के लिए ट्रैक्टर खरीद के उनको सप्रे भेंट देने जा रहा था। हमको पता चला, पुलिस ने पकड़ा, अभी जेल में है। अच्छा ठीक है, मैं एक जवाब जरूर लूंगा, उसके बाद में जाऊंगा, मैं एक जवाब जरूर ले लेता हूं, उसके बाद में यादव जी के पास जाऊंगा, रामनिवास यादव जी के पास। रजनीश जी जवाब दे दीजिए। सर वक्त कम है ना, थोड़ा आप देरी से जुड़े हैं, बाकियों से बात हो गई, आगे भी जाना है मेरे को। रजनीश जी हाँ बोलिए। हिमांशु जी ये बड़ी बड़ी बात, झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं फहराते। आज़ाद भारत में जम्मू कश्मीर का जो राजधानी है श्रीनगर, वहाँ झंडा नहीं फहरा सकते थे। 60 साल आज़ादी के बाद इनके पूरे पूर्वज, इनके खानदान बड़े से बड़े पद में रहे हैं। और ये झंडा की बात के, अरे सिंह साहब थोड़ा बताइए तो, लाल चौक में हिम्मत क्यों नहीं थी? अरे लाल चौक में हिम्मत क्यों नहीं थी? देश के एक राजधानी में हिम्मत नहीं है, एक गांव की बात कर रहे हैं ना। देश की राजधानी में झंडा नहीं फहरा पाते थे। नक्सलवाद पे आ जाइए ना। फहराया, माननीय मोदी जी ने फहराया। रजनीश जी देखिए, मैं ऐसी बहस बिल्कुल नहीं करता। रजनीश जी सुनिए ना, आरपी सिंह जी दोनों से मेरा निवेदन है, मैं ऐसी बात नहीं करता कि जनता तुरंत रिमोट उठाए चैनल बदल दे। मैं एक एक करके बात सुनता हूं। आप लोगों ने अपनी बात रखी, रजनीश जी इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो आरपी सिंह जी ने आरोप लगाए हैं कि जब ये गए तो 3 जगहों पर थे जो नक्सली जो मूवमेंट थी, लेकिन उसके बाद आपके कार्यकाल में वो बढ़ती गई, 15 से 16 तक पहुंच गई। वो मैं अंशुमान जी बिल्कुल इस बात को नहीं मानता। ये जो बात कर रहे हैं बिना रिसर्च पर कह रहे हैं। 15 जिले का जरा नाम बता दे कि कौन 3 ये जिला छोड़ के गए थे और कौन 15 जिलों में आ गए। थोड़ा एक बार इनसे जरूर जानिएगा। देखिए आंकड़े तो हम देखिए अपने मन से लेकर आते नहीं है। छत्तीसगढ़ में ये भी बताते हैं कि 18 विधानसभा सीटें नक्सल प्रभावित है, 2013 में 18 सीटों में से कांग्रेस, वो सारे आंकड़े हमारे पास और वो हम बताते भी। और ये आंकड़े ये हम लोगों की तरफ से जारी नहीं किए जाते, ये ऊपर से आते। जब आपकी सरकार थी तब भी आंकड़े जारी किए गए थे, बताए गए थे कि कहां कहां है नक्सल मूवमेंट। नहीं अंशुमान जी, मैं नाम बदल दिया आपने मेरा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, जी मैं आपको कहां करूं? इन्होंने कहा कि 15 जिलों में इन्होंने छोड़ के गए, हम 3 जिलों में छोड़ के गए थे। और झंडा फहराने की बात करते हैं, इनसे जरा पूछे कि राजधानी में, देश के राजधानी में झंडा नहीं फहरा पाते थे, इसलिए ये बात ये बौखलाहट में आप यकीन नहीं माने, कुछ देर पहले यही सारी बात इनको रामनिवास यादव जी, 2 साल में हमने क्या किया। यादव जी हम कुछ देर पहले यही बात कर रहे थे कि अभी जैसे ही कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आएंगे, फिर दुनिया भर के सारे मुद्दे आ जाएंगे, पूरे विश्व भर के, लेकिन जो असल मुद्दा है उससे थोड़ा सा हम दूर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप अनुभवी हैं तो मैं आपसे ये बात करूंगा इस बारे में कि आप ये बताइए, ये जो हालात इस वक्त हैं छत्तीसगढ़ में, कि अभी हम देख रहे थे और 2016, 2018, 2019, 2020 ये कुछ जगह ऐसी हैं जिसमें सुकमा, कांकेर, दंतेवाड़ा की, जहां पर अब तिरंगा फहराया जाता है। इससे पहले ये सारी चीजें नहीं हो रही थी। तो हम अपने आप को कैसे इतना सशक्त और प्रगतिशील कह सकते हैं कि आज भी कई जगहों पर हम लोग तिरंगा नहीं फहरा सकते, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है हम वो मना नहीं सकते, और हम अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने बहुत काम किया है। हिमांशु जी, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। आपको भी। ये बात ठीक है कि कुछ क्षेत्र ऐसे अभी भी हैं और पहले भी थे जहां की प्रशासन की पहुंच नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों ही सरकारों ने अच्छा काम किया है। वो ये नहीं कह सकते कि पहले अच्छा नहीं हुआ या अब अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि इसको जैसे कैंसर की बीमारी है, उसमें यदि हम धीरे धीरे करके सब उसकी तरफ, इलाज की तरफ बढ़ रहे हैं। और कुछ क्षेत्र अभी भी है जिसमें कि अगले 2 साल 3 सालों में पूरा का पूरा उसको कवर कर लेंगे। ये समस्या छत्तीसगढ़ से निदान इसका हो जाएगा। और लेकिन पूरे देश में ये जो 9 प्रदेशों में है, इसका स्वरूप जरूर बदल जाएगा। अब ये ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ ये समस्या बढ़ेगी, फिर शहरी क्षेत्र में भी इसके प्रभाव जो हैं, जिसको कि
हम अर्बन नक्सल कहें या दूसरे उनके छुपे हुए रूप में कहें या दूसरे विचारधारा के रूप में कहें, वो हमेशा से समाज में चलता रहेगा। लेकिन वो जो इसमें ये झंडा फहराने की बात है, पहले भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे, अभी भी कुछ ऐसे हैं, और जिसमें ये दोनों ही सरकारों ने अच्छा काम किया है। पुलिस बल ने भी अच्छा काम किया है और आज भी जो पुलिस बल काम कर रहा है वो भी अच्छा कर रहा है। और नहीं, लेकिन अब ये सारी चीज मानी कहा जा रही हैं। अभी अब भूपेश बघेल जी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जो भाई नक्सलियों के लिए जो फंड हमें दिया जाता था वो हमें काट के उत्तर प्रदेश को दे दिया जाता है, हमें कटौती उसमें भी कर दी गई है। तो ये गतिरोध जो बढ़ रहा है उससे भी तो असर पड़ता है ना सर? वो तो खैर जो भी चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है कि इस क्षेत्र में जैसे पहले सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, इन क्षेत्रों के अंदर एक तरीके से पहुंचना मुश्किल था। फिर वहाँ पे चौकियां खोली गई, हर चौकी 2 किलोमीटर पे खुल गई, और हर चौकी में जब खोली गई थी तो 4 शहीद कर्मचारी अधिकारी जो भी होते थे, एवरेज रूप में 4 शहीद हो जाते थे, क्योंकि खोलने में फिर उसको करने में। तो ये सारी प्रगति आई, धीरे धीरे हुई है। अब वो जो इस समय कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि जो वरिष्ठ राजनेता हैं वो किस प्रकार से किस चीज को देते हैं। मैं आरपी सिंह जी से जानना चाहूंगा, आरपी सिंह जी, क्या आप लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है केंद्र की तरफ से? क्योंकि एक तरफ तो कहा गया था कि ठीक है हम लोगों की बातचीत हुई, हमने देखा था कि गृह मंत्री से भी बातचीत हुई थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, और सार्थक बातचीत उसे बताया गया था, लेकिन अभी क्या आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या कोई और वजह? देखिए, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि 2018 जब हम यहाँ सत्ता में आए थे तब केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार यहाँ पर 15 जिले ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित थे। अभी 2020 दिसंबर में जो रिपोर्ट आई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की, उसमें लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के अब मात्र 10 जिले नक्सल प्रभावित रह गए हैं और पूरे हिंदुस्तान की संख्या है 90। तो अगर 5 जिले हमारे 2 साल के कार्यकाल में कम हो जाते हैं तो हमारी क्षमता को बताता है। नहीं सर, लेकिन ये जो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पहले से चला आ रहा था। 2014 से 2018 के बीच हिंसा में 43% की कमी आई थी। ये भी 2009 से 2013 की तुलना में भी हिंसा में कमी आई थी। ये चीज जो आंकड़े हैं, मैं वो बात बोल रहा हूँ, मैं किसी की तरफ से डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक हाँ जी बताएं। नक्सल प्रभावित जिलों की मैंने बात की, हिंसा की जहाँ तक बात है, हमारे पहले साल के कार्यकाल 2019 से 20 की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि 57% नक्सल मामलों की हिंसा में कमी आई है। और अभी का आप हमें रोड मैप बता दीजिए कि आप केंद्र से क्या उम्मीद करते हैं, अभी आप लोगों के क्या प्रयास है और कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अमित शाह जी जब यहाँ आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे बात की थी और उनसे सुरक्षा संबंधी जो है अपने काल में मदद मांगी थी। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ बताते हुए आपको अब ये लग रहा है कि आज तक हमको कोई मदद नहीं मिली। उस समय कहा गया था कि आपको 5 बटालियन देंगे, अब संभवतः पहली बटालियन आनी शुरू हुई है। तो जितने हमारे संसाधन थे उसी संसाधन से हम लड़ रहे हैं। और हमने जो रोड मैप बनाया हुआ है वो ये है कि सबसे पहले सड़क, दूसरे नंबर पे शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों का हम एक साथ लेके जाएंगे। अच्छी बात। और आपने देखा होगा कि 3 दिन के पहले अखबारों में लिखा हुआ है कि भिलाई से लेकर नारायणपुर होते हुए मरईगुड़ा तक की सड़क हम बनाने जा रहे हैं। हमने ये अच्छी बात है। तारलागुड़ा पे जोड़ दिया। अच्छा रजनीश जी, देखिए एक चीज मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, क्योंकि जो भी वरिष्ठ लोग मेरे साथ जुड़ते हैं उनसे बातचीत में ये निकल के सामने आया है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक पक्ष लड़ रहा है और बाकी उस पर हमले कर रहा है तो हम नक्सलवाद से लड़ सकते हैं। यहाँ पर हम सभी को एक होना होगा और मजबूती के साथ हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा, तब हम नक्सलवाद को खत्म कर पाएंगे। सिर्फ सियासत से तो ये सारी चीज़ें हल नहीं होने वाली। तो क्या आप लोग एक होने को तैयार हैं एक मंच पर, एक साथ नक्सलवाद के खिलाफ? देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तब भी विपक्ष को साथ लेके बैठक करके करती थी, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार के साथ है। पहले उसकी मंशा तो क्लियर हो कि वो बातचीत, कभी बोलते हैं कि हम बोली से सुलझाएंगे, गोली की बात बोली से बताएंगे। ये पहले अपना तो बताएं कि करना क्या चाहते हैं, हमसे क्या मदद चाहते हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पूरी तरह स्पष्ट तौर पर अब मुझे तो ये लग रहा है इतनी बातचीत के बाद कि सब कुछ स्पष्ट है, फिर भी सब कुछ धुंधला है। और धुंधला इसलिए है क्योंकि राजनीति बीच में अड़ी हुई है, और जब राजनीति होती है तो कुछ स्पष्ट नजर नहीं आता, कोहरे की तरह हर कुछ धुंधला ही नजर आता है, और ये फितरत सी हो गई है। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी ने कुछ वक्त के लिए सीरियस होकर इस पूरे मुद्दे पर बात की।